बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, पहले तो मैं जो कल मेरे पेशे पर यलगार मारी गई और मेरी नाम भी लेकर बयान किया गया, तो मैं उसकी ज़रा अपनी साथी प्रिविलेज का हक रखता हूँ। और वो मुझे हज़रत अली का कॉल भी याद आ गया कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। तो क्या ये जो कल कहा गया कि जो वकला जो ये जिस उस जमात में जाने की वजह से वकला जो है वो हो गए हैं, तो जनाब आप भी, और काले कोट का आज भी नाम लिया गया, तो आप भी एक काले कोट के नीचे बैठे हुए हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्हा भी वकील थे जिन्होंने तकमील पाकिस्तान की, और अल्लामा इकबाल भी वकील थे जिन्होंने तख़य्युल पाकिस्तान दिया था। सो काले कोट को बुरद इल्ज़ाम ठहराने या वकला को एज अ क्लास इल्ज़ाम देने से हम अपनी ही तौहीन कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो इस वक्त जो खुदकुश हमला हुआ है इस्लामाबाद की कचहरी G11 पर, जिसमें लाशें वहां बिखरी पड़ी हैं, जिसमें खून में लथपथ है, और जिसमें देखिए जरा सड़कों की हालत देखें इस्लामाबाद में G11 कचहरी का आज हुआ है, तो क्या मैं ये कहूं कि वजीर साहब, वजीर मौसूफ की कल की जो इश्तियाल अंगेज तकरीर थी उसका ये नतीजा है कि ये कत्लो गारतगरी हुई है, और ये जो है खुदकुश बमबार ने हमला किया है उनकी इस इश्तियाल अंगेज तकरीर की वजह से जो इस हाउस में की गई है, जिसका मैंने यहाँ, आप नहीं थे, मैंने यहाँ खड़े होकर एहतजाज किया था, खड़े होकर आपके कुर्सी के आगे एहतजाज किया था कि इस तरह से आप मेरे पेशे को और काले कोट को आप तकजीब नहीं कर सकते, आप इसको तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्हा भी वकील थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद भी वकील थे, और अल्लामा इकबाल भी वकील थे। सो न सिर्फ तख़य्युल पाकिस्तान वाला वकील था, तकमील पाकिस्तान का भी वकील था, आइन 1973 के आइन का खालिक भी एक वकील था, और काला कोट की तकरीम और ताज़ीम को आपको मलहूज रखना पड़ेगा। इसलिए जिस तरह हम पर मुकदमात कायम किए गए कि जी ये इन्होंने इश्तियाल अंगेजी की है, तो क्या वजीर मौसूफ पर भी ये जो आज कत्ल वहाँ हुए हैं, जो खून की होली खेली गई है इस्लामाबाद की कचहरी के बाहर, जो खुदकुश हमला हुआ है और जितने वहाँ कत्ल किए गए हैं, क्या वजीर मौसूफ पर भी उसकी इश्तियाल अंगेजी का, उसका इयानत का जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा? इसका भी कोई हिसाब दे। अब आता हूं जनाब, ये जो है बहुत अच्छी यहाँ से एक बात की गई, एक मेरे फाजिल मेंबर ने किया कि वी द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पाकिस्तान, चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का बात किया। भुट्टो साहब की कमाल थी कि उन्होंने जो एक आइन बनाया उसमें शुरुआत यहाँ से की, ये इमरानी मुआहदे की, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये उससे एक डिपार्चर था। आई फील्ड मार्शल सो एंड सो हियर बाय प्रोमलगेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, ये उससे बिल्कुल एक जुदा था, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और बड़ी खूबसूरत बात यहाँ से उस जानिब से की गई, द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पाकिस्तान। क्या अब ये चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? ये जरा देख लीजिएगा, ये अपने दिल पर हाथ रख के कहें, दिल पर हाथ रख के कहें कि हम चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है। जो फॉर्म 47 की जो है पैदावार आकर यहाँ घुस बैठ जाते हैं आकर, और मैंडेट पर डाका डाल के अवाम की बैठते हैं। कैन दे क्लेम टू बी चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स? क्या वो इस काबिल हैं कि वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान के आइन में जो है उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दें? तो मैं पहला तो ये मेरा एतराज है इस आईनी तरमीम जो की गई है कि ये हाउस इस कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे कैन नॉट क्लेम द वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान हियर बाय प्रोमलगेट और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर आप देखिएगा कि जनाब इसमें 5 ऐसी शिकें हैं जिन पर हमें एतराज भी है। पहली, विदाउट कंसीडिंग कि आपको अख्तियार है इस ऐवान को मेरी राय में और मेरी नज़र में और हमारी
जो है सोच में और फिक्र में इस ऐवान को ये अख्तियार है ही नहीं सिरे से कि ये जो है चूंकि दे आर नॉट चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसलिए इनको बुनियादी तौर पर ये हक ही नहीं है कि आइन इसको छेड़ करें या इससे खिलवाड़ करें। तो पहली बात तो ये है। मगर हैविंग सेड दैट, विदाउट कंसीडिंग, अब मैं आता हूं एक एक शिक पर जो इन्होंने जो है तकमील की है। सर ये बड़ी बदकिस्मती है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इन्होंने बनाई है, जो वफाकी आईनी जो अदालत का इन्होंने किया है, मुस्लिम लीग नून का हमेशा बदकिस्मती से यह वतीरा रहा है कि ये अदलिया की दुश्मन है। अदलिया को हमेशा इन्होंने या तोड़ा है या दो लख्स किया है, या किसी चीफ जस्टिस को इन्होंने माजूल किया है, या इन्होंने चमक की रीत डालकर इन्होंने जो है हमले किए हैं, और हमेशा अदलिया को इन्होंने कमजोर किया है। और अदलिया की अगर कोई दुश्मन है तो जब भी आए हैं, जब आए हैं, इन्हीं की दौर में हुआ है। क्या ये हुस्न इत्तफाक है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की इक़्तिदार होता है तभी अदालत पर जो है हमला होता है, तभी अदालत दो लख्त होती है, तभी अदालत जो है कमज़ोर होती है? ये ज़रा तारीखी पस मंज़र में देख लीजिएगा। और बदकिस्मती से चूँकि मैं इस सारे सफ़र का जो है चश्मदीद आईनी गवाह भी हूँ, और मेरे शागिर्द उस जानिब बैठे हुए हैं, और मुझे खुशी होती है कि हमारे शागिर्द जो है अगर इस पेशे में आगे तरक्की करते हैं, ये खुशी की बात है। अपने नज़रियात, अपने इख्तलाफात, मेरा उससे सरोकार नहीं है, मगर उन्होंने हमेशा जो है तस्लीम किया, और मैं उस बात को तस्लीम करता हूँ। मुझे उन पर इस अंदाज से फ़ख्र है कि वो तरक्कियाँ करते जा रहे हैं। अगरचे ये बातें उन्हें मैंने नहीं समझे बताई थी, मेंटोर की हैसियत से मेंटोरिंग शायद मेरी में कसर रह गई होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि आईन पाकिस्तान जो 1973 का है, खुदारा बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने बनाया था, पाकिस्तान को दो लख्त होने के बनाया था। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यकता कारनामा है कि उसने सबको इकट्ठा करके एक मुत्तफिक आईन दिया था। फिर मैं आसिफ अली जरदारी को भी क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने 18वीं तरमीम में फिर मुत्तफिका तौर पर सारी कौम को इकट्ठा किया। रजा रब्बानी को मैं जो है खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने सबको इकट्ठा करके 9 महीने की, जनाबे वाला 9 महीने की उन्होंने काविशें और डेलिब्रेशंस की थी, और उसके बाद एक मुत्तफिका करारदाद दी। मैं पूछता हूं, क्या उस वक्त जो है मुस्लिम लीग नवाज मौजूद थी, क्या उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया कि वफाकी आईनी अदालत बननी चाहिए? उस वक्त तो इतनी मैसिव किस्म की तरामीम की गई थी, उसमें तो इन्होंने कोई वफाकी आईनी अदालतों का कोई तस्वर नहीं दिया था, ना कोई उसमें जो है तरमीम लेकर आए थे। आज क्या जरूरत पड़ गई? जब जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में थी, तो पीपल्स पार्टी ने अपना जो है पवित्र किया उस आइन को 1973 के, जिस तरह यहाँ कहा गया कि उन्होंने अपने अख्तियारात डिवॉल्व करके, हत्ता के उन्होंने सारे आमरों के नाम तक को निकाल के बाहर फेंका था उसमें से, उस 73 के आइन को। और 73 का आइन अपनी ओरिजिनल शेप में आया था 18वीं तरमीम के बाद। आज पीपल्स पार्टी को क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? मुझे तो समझ नहीं आई है। मेरे ख्याल में तो बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी, जो कुछ इस वक्त पीपल्स पार्टी 1973 के आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। और वो भी किसके कहने पे कर रही है? किसके कहने पे कर रही है? मुस्लिम लीग नवाज के, जिनका कोई आप माजी जानते ही हैं, क्योंकि 2 ही जमातें हुआ करती थी उस वक्त, या पीपल्स पार्टी थी या मुस्लिम लीग नून थी। पीपल्स पार्टी का नजरियाती बिसात छोड़ चुकी, अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ चुकी, पावर पॉलिटिक्स में पड़ गई है। पावर पॉलिटिक्स में एक दूसरे को ये तुर्रा इम्तियाज लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पर सबकत कर रहे हैं। और जाहिर है कि ये मुस्लिम लीग नून ही की वजह से हो सकता है, क्योंकि जब सजाद अली शाह वाली जब चीफ जस्टिस था, इसी असेंबली में गूंज हुई थी, इसी असेंबली से गूंज हुई थी। और उस वक्त भी कहा गया था कि ये जो है कौन होता है सजाद अली शाह चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत नोटिस देने वाला कौन होता है? सही। उसके बाद जो कुछ हुआ, चमक की रीत आई, कोयटा ऑपरेशन हुआ, पिशावर ऑपरेशन हुआ, 2 अदालतें बनी। उस वक्त जो है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के दीवारें फलांग कर उसकी चटखनियां तोड़कर सजाद अली शाह चीफ जस्टिस की उस वक्त 5-6 बेचारों को सजाएं करवा दी। एमएनए को लाने वाला कौन था? आज का प्राइम मिनिस्टर था,
खुद लेकर आया था आज का, यहाँ से काफले लेकर आए थे लाहौर से और दीवारें फलांग कर हमला किया था। क्या ये कोई पुरानी बात है या किसी से ढकी छुपी बात है? और उस वक्त भी यही किया गया था कि अदालत को खत्म किया था, अदालत को कमजोर किया गया, दो लफ्ज किया गया था। फिर जनाब देखिएगा, जितने आपको तसलसल और तवातर से नजर आएंगे कि अदलिया पर यलगार हुई है, अदलिया पर हमले हुए हैं, वो मुस्लिम लीग नून ही ने हमेशा करवाए हैं। और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के भी जब उनकी कागजात नामजदगी पर आया तो हमने पहले ही एक्विटल करवाई हुई थी, लेकिन उन पर भी एतराज़ किया गया और उसी कानून और आइन का जो है ढरा किया गया। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आज यहाँ यलगार हो रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अरे किसने भिजवाया था घर? कहते थे उस वक्त उतरो, नीचे उतरो, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी, नीचे उतरो, वजारत उज़्मा छोड़ो, नीचे उतरो। ये काला कोट पहनकर कौन गया था? तो ये पता नहीं अब कैसे इकट्ठे बैठे हुए हैं। बाहर कैफ इनको मुबारक हो, ये इकट्ठे बैठना कब तक चलता है, ये बेडलॉक ऑफ कन्वीनियंस कब तक इनकी ये संगत चलती है, संगम चलता है, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन तारीख को खुदारा इतना मसख ना कीजिएगा। अदालत को किसने ये कमजोर किया है? और अब क्या हो रहा है? अब देखिएगा कि जनाब पहले तो 26वीं तरमीम में यहाँ बड़ा चर्चे किए गए जब मोहतरम नवाज शरीफ के खिलाफ केस चल रहा था, और जब दो जज साहिबान ने उनको गॉडफादर और उसका करार दिया, तो फिर 3 जज साहिबान ने उनसे डिफर करते हुए एक कमेटी बना दी और मुस्लिम लीग नून ने मिठाइयाँ बांटी कि जी कमेटी बन गई है। और फिर JIT ने जो फैसला दिया वो सारी कौम के सामने है कि किस तरह से आया और कितने केसेस बने और क्या हुआ उन केसेस का, वो भी हम सारे जानते हैं। तो इसलिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है। लेकिन अदलिया को कमज़ोर करना सर, ये इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ, इस निज़ाम के साथ, इस आइन के साथ, इस अदालती हिस्ट्री के साथ कभी नहीं हो सकता है जो आज हम करने जा रहे हैं। क्योंकि अदलिया मजबूत होगी, अदलिया आज़ाद होगी तो ही इंसाफ मुयस्सर आ सकेगा। किसी ने चर्चिल से पूछा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये बताइएगा कि क्या हम जंग जीतेगा बरतानिया, तो उसने काउंटर क्वेश्चन किया था कि ये बताओ कि हमारी अदालतें क्या काम कर रही हैं, कैसा कर रही हैं। तो किसी ने जवाब दिया उन्होंने कि अदालतें बिला इम्तियाज और तशखीस के बगैर मुतासर हुए इंसाफ दे रही हैं। तो चर्चिल ने कहा था फिर कभी हम जंग नहीं हार सकते, हम जंग जीतेंगे। इसलिए कि जिस कौम को इंसाफ मुयस्सर आता है उसमें कभी भी वो हार नहीं सकती है और वो बहुत मजबूत होती है। तो जब इंसाफ के ऐवानों में इतनी ज़्यादा है, मुझे बताइएगा सर, दुनिया के हम तो आर्टिकल 126 को ज़रा देख लें। काश के मेरे इस जानिब ये हमें तो दर्स देते हैं कि ज़रा पढ़ा होता, आइन पढ़ा होता। काश के ये 126 का भी रूह को समझ लें आइन की। 126 आर्टिकल कहता है कि कोई कानून कुरान और सुन्ना के मुतसादिम पाकिस्तान में नहीं बनेगा, और अगर कोई है तो उसको भी जो है उसी के दायचे में लाया जाए। अब मुझे बताएं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या खुलफाए राशिदीन के दौर में कोई एक मिसाल बता दें कि किसी को इस्तिस्ना दिया गया हो, किसी एक को इस्तिस्ना दिया गया हो, ये बता दें। और ये कैसे हो सकता है कि सदर पाकिस्तान को तो ऐसे ही इन्होंने नुमाइशी बना दिया ऊपर, असल में तो किसी और को लाना था इस्तिस्ना के लिए। इसलिए कि फॉर्म 47 जब खुलेगा, तारीख खोलेगी या कभी भी आएगा, तो पता चलेगा कि आवाम के मैंडेट पर डाका किसने मारा है। तो पता चलेगा कि 16 या 17 सीटें जीतने वाले को वजीर आजम बना दिया और 180 सीटें जीतने वाला जो है अडियाला जेल में जल सड़ रहा है। तो पता चलेगा कि मखसूस नशिस्तें छीन कर एक जमात से जो है बंदर बांट करके हुकूमती बेंचेस सारों को दे दी गई है। तो पता चलेगा कि किस तरह से रिकाउंटिंग में उनको हरा कर हमारे किस तरह से खींचे गए हैं। तो पता चलेगा कि आपने सजाएं करके यहाँ उमर अयूब को और दीगर MNAs को सजाएं करके और सेनेट में और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को किस तरह से सजाएं करके, पता चलेगा कि किस तरह से आप
आपने अपनी 2/3 जो है अक्सरियत बनाई है, तो पता चलेगा। और आज तक आपने कुछ नहीं किया है, क्योंकि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस होने के नाते से आपके पास प्रिविलेज मोशन मौजूद है। काश के किसी को तो सजा दी होती है आपने, जिसने इस ऐवान को पामाल किया। ये ऐवान जो है ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का घर है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम यहाँ से कानून साजी करते हैं, पॉलिसी साजी करते हैं। इस ऐवान की तज़हीक का मतलब है, इस ऐवान पर हमले का मतलब है आइन पर हमला। इस पर हमला करने का मतलब है रियासत पर हमला है। तो रियासत पर हमला, आइन पर हमला, जमहूरियत पर हमला, आइन पर हमला, आपने क्या किया इसका? आप दिफा करने के जो है खुदारा हिम्मत कीजिएगा, हम सारे आपके साथ चलेंगे इस मामले में। लेकिन आप पता नहीं कहीं और से डोरियां खींची जा रही हैं या क्या हो रहा है, हमें तो समझ नहीं आता है। तो बहरकैफ ये खुदारा ये जुल्म मत करें, क्योंकि इसमें इस्तिस्ना, इसका मतलब है आप जो मर्जी करें, आप किसी के घरों में घुस के चार दीवारी को पामाल करें, इलेक्शन को रिग करें, फॉर्म 47 के जरिए करें। आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो के फैसला करने जा रहे थे इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों का उस जज को आपने सजा दी, जिस जज ने और आपने जो है आपने प्लायबल रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल बना दिया। आज तक कोई फैसला नहीं आया। आपने क्या किया कि जिस जज ने मखसूस नशिस्तों का फैसला किया था, 8 जज साहिबान ने, कि ये पीटीआई एक हकीकत है, इसको जमात भी तस्लीम किया जाए और इसको मखसूस नशिस्तें भी दी जाएं। आपने उस जज को सजा देने के लिए 26वीं तरमीम के जरिए आपने वो कॉन्सेप्ट जो पीपल्स पार्टी ने, मैं बहुत खराज तहसीन पेश करता हूं, जब 10वीं तरमीम में 18वीं तरमीम में इन्होंने मुंजबित कर दिया, क्योंकि हर दफा ये झगड़ा पड़ता था कि कभी जूनियर को उठा के चीफ जस्टिस बना देते थे। ये पीपल्स पार्टी का यकता कारनामा है कि उन्होंने 18वीं तरमीम में आर्टिकल 175(3) में ये मुंजबित कर दिया कि सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वही चीफ जस्टिस बनेगा। मुझे बताएं आप पीपल्स पार्टी को क्या हो गया? इसीलिए मैं कहता हूं भुट्टो की रूह तड़प रही होगी जब पीपल्स पार्टी इस किस्म की तरमीम कर रही है। मंसूर अली शाह को सिर्फ चीफ जस्टिस ना बनाने के लिए आपने वो शिक डाल के उसको शिक 175(3) को खत्म कर दिया, और आपने तीसरे नंबर से उठा के याया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया। और मंसूर अली शाह आज भी खतों के खत लिखे जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को खुदारा बचा लो, आप हिफाजत करो, इस इदारे की हिफाजत करो, इस ऐवान की हिफाजत करो। और ये हशर किया हमने। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या हुआ? अब ट्रांसफर की बातें इसमें लिखी हुई हैं, मैं आता हूं उस पर। ये कहते हैं ट्रांसफर जजेस को कर लें। अरे बाबा, पैराशूटर्स लेकर आपने इस्लामाबाद में आपने नाजिल कर दिए अपने मनपसंद जज, और आपने जिसको चीफ जस्टिस बनना था उसको चीफ जस्टिस बनाने की बजाय बाहर से लाकर एक शख्स को इंपोर्ट कर दिया और उसको चीफ जस्टिस बना दिया। और फिर आईनी बेंच, माशाअल्लाह, आईनी बेंच की क्या बात है। आपने 5वें नंबर से सुप्रीम कोर्ट का जज उठा के आपने आईनी बेंच में उसको सरबराही दे दी, और फिर प्लायबल जजेस करके एक फैसला आईनी बेंच का वो जो है अवाम के हक में नहीं आया। मुझे बताएं सर, और आपने सजाएं करवा दी और ये जस्टिफाई कर दिया, आईनी अदालत ने रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को। और फिर देखिए जो मखसूस नशिस्तें थी उसको भी आईनी बेंच ने बड़ी वफादारी से रिवर्स कर दिया उस फैसले को। और फिर देखिएगा जब बाहर से लाकर एक चीफ जस्टिस बना दिया गया तो उसको भी 3-2 की रेशो से आईनी बेंच ने रिवर्स कर दिया उसको, और कहा कि जस्टिफाइड है इस किस्म के ट्रांसफर्स जो हैं। तो मुझे बताइएगा, अगर ऐसी वफादारियां हो रही हैं और इस तरह से आपने जो है अदलिया का मजाक उड़ाना है, दुनिया में जग हसाई हो रही है, अवाम इससे मुतनफिर हो रही है, इंसाफ लोगों को मुहैया नहीं हो रहा, फराहम नहीं किया जा रहा, तो हम किस लिए इसका हिस्सा बने? आप बताइएगा कि हमें क्या जरूरत पड़ी है कि तारीख में हम अपने आप को जो है मसक करें अपने आप को कि भुट्टो का दिए हुए कानून को जिस अंदाज से नचोड़ कर फेंका जा रहा है हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। मुझे तो पीपल्स पार्टी से अब भी तवक्को है कि ये छोड़ के बेंचेस आ जाएंगे इस तरफ और इसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन इसलिए कि ये उसी का आईन है और अगर कोई सेरा जाता है तो उसी को जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पीपल्स पार्टी अपनी बिसाख छोड़ चुकी है तो फिर बाकी सारे जो है हम उसकी इस्लाह और तसहीह न करें। अब आ जाइएगा,
तीसरी बात ये जो इस मुजव्वज़ा जो सारी तरामीम है, इनका जरा देखिएगा, एक प्रोसीजरल भी देखे। कल जनाब इरफान सिद्दीकी साहब की सुबह सुबह फौत हो गए थे। मैं अपने नजरियाती इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए, वो बहुत ही भले आदमी थे, बहुत ही नफीस शख्स थे, बहुत ही पढ़े लिखे शख्स थे, बहुत ही धीमा बोलने वाले। वो इस पॉलिटिकल इस टर्मोइल की फिजा में वो एक अच्छा खूबसूरत पाकिस्तान का तोहफा थे। हमने उनको भी ये नहीं दिया एजाज जाते हुए भी, क्योंकि जब भी सिटिंग मेंबर इस ऐवान का हो चाहे बाला ऐवान का हो, जब भी उसकी वफात हो जाती है तो ऐवान उसके सोग में कोई और कार्रवाई नहीं करता। अरे बाबा, क्या सूरत थी, क्या जल्दी थी, क्यों आपने इसको नहीं किया, क्यों उसको आपने एहतराम नहीं दिया, क्यों आपने अपनी रवायात को तोड़ा, कौन सी आपको ऐसे जल्दी थी। बाकू कोर्ट को छोड़ दें, लेकिन बाकू से क्या वजीर आजम का जो है कैबिनेट मीटिंग करना कोई इतना ही जरूरी था कि अगले दिन नहीं हो सकती थी। वो भी आपकी जल्दियां जरा देखें, फुर्तियां। पिछली 26वीं तरमीम जब हुई तो सारी रात की तारीखी में हुई थी जनाब। अब भी 27वीं तरमीम ना 26वीं तरमीम का मुसवदा वजीर कानून के साथ पास था, ना 27वीं तरमीम का मसवदा जो है हमें दिखाया गया या किसी को किया गया। कभी आईनी तरमीम जो है इतनी सीक्रेटली होती है। और 9 महीने पीपल्स पार्टी ने लगाए थे जब 18वीं तरमीम हुई थी, और सारी दुनिया की आरा आई थी, इंटेलेक्चुअल्स की आरा आई थी, बार काउंसिल्स की, बार एसोसिएशन की राय ली गई थी, सहाफियों की और लिखारियों की राय ली गई थी। सारे इन्वॉल्व होकर आपस में डिस्कशंस, एक थ्रेडबेयर एक पर डिस्कशन हुई थी। उस वक्त तो कोई ऐसी फिस्तायत नहीं आई थी, उस वक्त तो कोई ऐसा जो है माफीनामे नहीं आए थे, उस वक्त तो इस्तिस्ना भी कोई नहीं था, उस वक्त तो ये आईनी अदालत, वफाकी आईनी अदालत भी तस्वर नहीं था, ये कोई भी ऐसी नहीं थी उस वक्त उल्टा ट्रांसफर देखें, जजेस की जो ट्रांसफर का पहले मुशर्रफ ने किया था, उसमें 18वीं तरमीम में इन्होंने कहा हाँ ट्रांसफर किया जा सकता है जज को, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब आप कह रहे हैं कि उसकी मर्जी की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब जो जज आपके फेवरेबल नहीं है, आप उसको उठा के कोयटा में फेंक देंगे, आप इस्लामाबाद से उठा के किसी को खुजदार में फेंक दें, या किसी को जो है कराची में या लसबेला में फेंक दें, या उसको लाड़काने में फेंक दें, या उसको जो है पेशावर में फेंक दें। ये तो फिर, और उसकी कनपटी पर रखा है आपने पिस्तौल कनपटी पर रखकर आपने कहा है कि अगर नहीं जाओगे तो आप जजी से फारिग हो। कभी दुनिया में ऐसा कानून देखा है? और वो भी हाई कोर्ट के जजेस की हद तक है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से आप आईनी अदालत में नहीं जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट का जज फारिग मुतसव्वर होगा। आपने तो अदलिया का मजाक बना दिया है, इसका बुर्जस बना दिया है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो 3 जज कहने लगे खोजा साहब जाएं, हम केस नहीं सुनेंगे, आपका कोई भी केस नहीं सुनेंगे। आप पता नहीं अब अगले हफ्ते जब केस लगेगा तो हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे। तो इसलिए इस बेयकीनी को, बेकैफी को, खुदारा इसको मत जन्म दीजिएगा। इससे क्योस फैलेगा, सोसाइटी में इंतशार फैलेगा। आप देखें कि असल जो अगर तो इस्लाह मकसूद थी, अदलिया की इस्लाह मकसूद थी, तो फिर नीचे की लेवल से होना चाहिए था। सर लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है आम आदमी का, गरीब आदमी का। आम आदमी की लिटिगेशन जो है आपकी सिविल कोर्ट में है, जिसको तीसरी नस्ल में जाके इंसाफ मिलता है। 3 नस्लें गुजर जाती हैं, इंसाफ मिलता है। आपके बैंकिंग कोर्ट हैं, आपके ATC कोर्ट हैं, आपके जो है ट्राइब्यूनल्स हैं, आपका कस्टम कोर्ट है। आप जरा 22 अदालतें हैं आपकी नीचे वाली, और उनमें तो आपने कोई इस्लाह नहीं रही, और आपकी जो है असामियां खाली पड़ी हुई हैं वहाँ, लेकिन कोई जज नहीं लगाता है। उनकी बिल्डिंग कोई नहीं है, उनमें जो है कोई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है उनमें। तो मुझे बताइएगा सर कि अगर तो इस्लाह सिर्फ अदलिया निजाम की इस्लाह करना मकसूद होती तो फिर 142 केसेस के लिए अदालत ना बनाई जाती। ये सिर्फ 142 केस के लिए एक अदालत ही नहीं बनाई है। जहां लाखों करोड़ों केसेस बने हुए हैं वहां तो जज लगाते नहीं है।
और फिर आप जरा देखें कि ये जो है कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा इसका लगेगा। एक अदालत को बनाने में अरबों रुपए साल का लगेगा। सर, ये अरबों रुपए के मुतहम्मिल हम हैं और ये लग्जरी अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान, तो क्या रहम कीजिएगा इस पर। हम तो मुस्तरद करते ही करते हैं, लेकिन अवाम पाकिस्तान भी इसको देख रहे हैं और इसको सूंघ रहे हैं और इसको देख रहे हैं। खुदारा इतनी गुलामी में मत करें, आपने सिविलियन रूल को खत्म करके रख। शुक्रिया। आधा घंटा हो गया। नहीं, अब मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आधा घंटा हो गया। जी, लास्ट लाइन प्लीज। अच्छा, लास्ट लाइन नहीं है, मुझे बोलने दें थोड़ा सा। देखें सर, अगर हमने जो है किसी को क्रेडिट देना है उनकी खिदमात का, तो आइए खिदमात ये करें कि अवाम को खुशहाल कर दिया है। आइए हम इस चीज की खिदमत का उसको एजाज दें कि उसने मैंडेट का एहतराम किया है। आइए, मैं नवाज शरीफ के अल्फाज दोहराता हूं, वोट को इज्जत दो ख्वाजा साहब, वोट को इज्जत दो। हम इसका एतराज बिल्कुल क्रेडिट देंगे। आइए, पाकिस्तान के अवाम आपको जो है खुशामदीद कहेंगे अगर आपके सेहरे भी फेंकेंगे, फूल भी फेंकेंगे, अगर आप पाकिस्तान के अवाम को प्यार करेंगे। ये धुतकारेंगे नहीं, ये जो है 47 फॉर्म को नहीं आप रवा होने देंगे, आप अवाम के हकूक पर डाका नहीं डालने देंगे, आप जो है क्या नाम है चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ को पामाल नहीं होने देंगे, आप हर जिले में जो है हमें 144 को नहीं लगने देंगे। तो तब तो मैं समझता हूं कि आपको क्रेडिट देना चाहिए और आपको एजाज देना चाहिए। हमारा देखें, अगर कोई सिपाही शहीद होता है या फौजी शहीद होता है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमें उससे तकलीफ होती है। इसलिए खुदारा ये तो मुतनाज़ा मत बनाएं, शहीद सांझे हैं, हमारे शहीद हैं, इसलिए वो तो इशू ही नहीं है। वो इशू मत बनाकर इनको ये कराए फिस्तायत। अगर ये शुक्रिया।